नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। 17 मई तक रहेगा जारी। ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्था सहित मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी रहेंगे बंद। सोमवार से ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी इंडस्ट्री खोलने की मिली छूट। रेड जोन हो या ग्रीन जोन, खुल सकेंगी वाइन शॉप। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मंगा सकेंगे फोन, एसी, फ्रिज जैसे सामान भी। लॉकडाउन पर सीएनबीसी टीवी 18 और सीआईआई ने किया 250 टॉप सीईओज का सबसे बड़ा सर्वे। 77% चाहते हैं लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो। 86% के मुताबिक लॉकडाउन हटने से होगा कारोबार पर पॉजिटिव असर। 71% ने कहा नहीं जाएंगी कर्मचारियों की नौकरियां। चौथे तिमाही में आरआईएल के रिटेल और जियो के नतीजे रहे शानदार। $8.9 की जीआरएम भी अनुमान से बेहतर। चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले कंज्यूमर बिजनेस में दिखी मजबूत ग्रोथ। नतीजों के साथ ही आरआईएल ने किया भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू का ऐलान। ₹1257 प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इशू को मिली बोर्ड की मंजूरी। 15 शेयर पर एक राइट्स इशू होगा जारी। कंपनी की कर्ज मुक्त होने की तैयारी। देश भर में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 2293 नए मरीज आए सामने। कुल केस बढ़कर 37,336 हुए। 24 घंटों में 71 लोगों की मौत, जबकि अब तक कुल 9951 मरीज ठीक हुए। सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन यहां बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में कई सारी छूट भी दी है। मसलन ग्रीन और ऑरेंज जोन की सभी इंडस्ट्री कंपनी को खोलने की छूट यहां पर दे दी गई है। हालांकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो रेल, मेट्रो सेवाएं, हवाई सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन जब से सरकार ने ये फैसला लिया है तब से काफी कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या खुला रहेगा और आखिर क्या बंद रहेगा। दर्शकों की इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन यहां पर बढ़ाया गया है, इस दौरान पूरे देश में कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी? ग्रीन जोन में किन किन सेवाओं को छूट मिल सकेगी? देखिए, वैसे तो ये पूरी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में मैं 4 बातें कहूंगा। पहली बात कि पूरे देश भर में ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में सभी तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो कहीं भी हो, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी तरह की कंपनियां उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है, भले ही उसमें थोड़ी बहुत शर्तें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब से सरकार ने फैसला लिया तब से इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि वाइन लेकर शॉप का क्या होगा। तो हाँ, बहुत साफ साफ शब्दों में कह दूं कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में जहां भी वाइन शॉप हो, जहां भी लीकर शॉप हो, जहां भी गुटखा पान की दुकानें हो, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। जहां भी का मतलब ये कि मार्केट में हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में हो या फिर स्टैंड अलोन हो। लेकिन रेड जोन में भी वाइन शॉप, लीकर शॉप, गुटखा पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शर्त यह है कि वो स्टैंड अलोन शॉप हो, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स की शॉप ना हो। तो रेड जोन में स्टैंड अलोन वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दे दी गई है। जो कैंटोनमेंट एरिया है, जहां पे पूरी तरह से बंद किया गया, वहां पर तो इन सब की छूट वाकई नहीं है। एक बात जो सारे जगह ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर कंफ्यूजन है, वहां भी साफ कर दूं कि सरकार ने साफ किया है कि रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ एसेंशियल सर्विस सामान की सप्लाई कर सकेंगी, जबकि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियां नॉन एसेंशियल सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकेंगी, यानी एसी, फ्रिज, फोन की भी सप्लाई, डिलीवरी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। पूरे देश में कुछ सेवाएं पूरी तरह से बंद होंगी, चाहे वो किसी भी जोन में क्यों नहीं आती हो। वो है रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, धार्मिक राजनीतिक सभाएं, ये सारा कुछ बंद रहेगा पूरे देश भर में, चाहे वो ग्रीन जोन में हो या रेड जोन में हो या फिर ऑरेंज जोन में हो। लक्ष्मण, इसके अलावा ये बताएं कि आखिर रेड जोन, ऑरेंज जोन को लेकर क्या छूट और क्या पाबंदी है स्पेसिफिकली, अगर हम इन दोनों जोन्स की बात करें? वैसे आपने काफी हद तक इस बात को समझा दिया है, लेकिन अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो।
देखिए, शुरुआत करूं मैं ग्रीन जोन से, तो जो आपको मैंने बताया छूट, वो तो छूट जारी रहेगी। ग्रीन जोन में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी छूट दे दी गई है। बसें चलेंगी वहां पे, लेकिन शर्त यह है कि 50% ही पैसेंजर की क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी जितने पैसेंजर एक बस में आते हैं उसके आधे पैसेंजर को लेकर ही आपको बस चलाना होगा। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई हो सकेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की छूट दे दी गई है। उससे आगे बढ़े तो रेड जोन आता है। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस, स्पा, नाई की दुकान, इन सब पे पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन जो खुलेगा रेड जोन में वो है आस पड़ोस की दुकानें खुलेंगी। जरूरी दुकानें हो या फिर गैर जरूरी सामान की दुकानें हो, उनको खोलने की छूट दे दी गई है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकान है तो सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। मंजूरी प्राप्त जो व्यक्ति हैं, ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसको छूट दे दी गई है, उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगा। कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 व्यक्ति जा सकेगा। इसके साथ रेड जोन में यह छूट दी गई है। अगर आप जाएं ऑरेंज जोन में, तो वहां पे कहा गया है कैब और टैक्सी सर्विस को छूट दे दी गई है। वहां आप कैब टैक्सी चला सकते हैं, लेकिन ड्राइवर प्लस 1 व्यक्ति का होना जरूरी है। साथ ही साथ यहां पे सभी तरह की दुकानें भी ऑरेंज जोन में खुलेंगी। तो इन शर्तों के साथ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को बांटा गया है। लेकिन शर्त यही है कि इन सारी छूट केंद्र सरकार ने दी है। राज्य सरकारें चाहें तो इन छूट को हटा सकती है, इन छूट पर पाबंदी लगा सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री और कारोबारियों को लॉकडाउन में यहाँ पर राहत मिली है और अब रेड जोन में भी 1/3 कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुले रह सकते हैं। लेकिन रेड जोन में पड़ने वाली इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को वापस बुलाने और रॉ मटेरियल की सप्लाई को लेकर है। क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने, समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये बताएं कि आखिर रेड जोन में कामकाज तो आप शुरू कर सकते हैं एक सीमित मात्रा के कर्मचारियों को बुलाकर, लेकिन अब जो है किस तरह से कंपनियों को दिक्कतें सामने आने वाली है और क्या क्या कहा गया है रेड जोन में काम शुरू होने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, भले ही रेड जोन में काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इंडस्ट्री इस बात को लेकर परेशान है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है रॉ मटेरियल, वर्कफोर्स, वो कहां से आएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि रेड जोन में सभी इंडस्ट्री को इजाजत नहीं दी गई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर या फिर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में है या इंडस्ट्रियल स्टेट में है, वहां पर कामकाज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो रेड जोन के जो दफ्तर हैं वो भी 1/3 वर्कफोर्स यानी कर्मचारियों के साथ खुले रह सकते हैं। और साथ में राहत ये भी दी गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आवाजाही रहेगी। अगर कोई बाइक से जाता है तो 1 व्यक्ति जा सकता है, और गाड़ी से जाना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 या 2 व्यक्ति उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से रेड जोन में कुछ इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत तो है, लेकिन सबसे बड़ी रेड जोन की दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो मजदूर थे पहले वो सारे जा चुके हैं। जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कैसे होगी, और इसके अलावा और भी कई सारी चैलेंजेस है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी से अभी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्य सरकारों की परमिशन की जरूरत होगी यहां पर अगर कोई कामकाज करना है तो उसका जो परमिशन होगा वो अंतिम होगा। राज्य सरकारों को इसमें परमिशन लेना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से रेड जोन में जो सीमित तरीके से इंडस्ट्री को काज करने की इजाजत दी गई है उसमें ये क्लॉज है कि राज्य सरकार या फिर लोकल जो अथॉरिटी होंगी उनसे परमिशन लेनी। और कई जगह पे ऐसी परमिशन के लिए वेबसाइट वगैरह शुरू भी हो गई हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर या कई जगह पे जो है ऐसी परमिशंस के लिए शुरू भी हो गई हैं। लेकिन देखें तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं और महानगर हैं वो सभी के सभी लगभग रेड जोन में है, तो यहां पर काम करने में काफी मुश्किल होगी। हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आईटी हार्डवेयर, जूट, पैकेजिंग मटेरियल, दवाइयां, तमाम चीज इंडस्ट्री है ये सब खोली जा सकेंगी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को लेकर काफी परेशान है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई, वर्कफोर्स, कहां से ये सब चीजें आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो क्लियरली यहाँ पर मजदूरों का घर चले जाना एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। लॉकडाउन 3 में दूसरे राज्यों से मजदूरों की घर वापसी ट्रेनों से कराई जा रही है, लेकिन इसका जो नियम है वो काफ़ी कड़े हैं। मजदूर अपनी मर्जी से ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्या हैं तमाम नियम, राज्य सरकारों ने किस तरह के निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं और क्या इंतजामात हैं, डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिन मजदूरों को घर वापस जाना है उनके लिए सरकार ने रास्ता तो निकाल लिया है, लेकिन ये बताएं काफी कड़ी शर्तें भी यहाँ पे लागू की गई हैं। क्या सख्ती यहाँ पर दिखाई जा रही है या किन सख्ती का पालन करना पड़ेगा?
देखिए, दूसरे राज्यों में फंसे जो मजदूर हैं, छात्र हैं या पर्यटक हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि अब बसों के अलावा जो है ट्रेन से भी उनकी घर वापसी की इजाजत मिल गई है, इसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि उनको कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना है। वो राज्य सरकारों ने भी जारी किए हैं और रेलवे ने भी जारी किए हैं। सबसे पहले तो ये कि उनके लिए जानना जरूरी है कि वो जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकारें ही यात्रा के लिए लिस्ट तैयार कर रही है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्पलाइन नंबर है उनके जरिए भी हो सकता है। नोडल ऑफिसर्स के लिए इसके लिए संपर्क किया जा सकता है। जो शेल्टर्स बने हुए हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है, वहां भी संपर्क किया जा सकता है। कुछ राज्यों ने वेब पेज तैयार किए हैं, तो ऑनलाइन भी आप खुद का रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। एक बार राज्य सरकारों के लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको यात्रा की इजाजत जो है वो दी जाएगी। जहां तक रेल से यात्रा करने का सवाल है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट सर्विस शुरू की गई है। इसके लिए भी आपको स्टेशन तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की ही है। राज्य सरकार अगर स्टेशन तक आपको लेकर जाएंगे तो ही आपको यात्रा की इजाजत मिलेगी। वो भी आपकी पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसमें आपको क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ही। अगर कोई ये सोचता है कि वो स्टेशन खुद पहुंच जाए और टिकट ले ले और यात्रा कर ले, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। क्योंकि टिकट भी पैसेंजर को नहीं दिया जा रहा है, बल्क में राज्य सरकारों को ही जारी किया जा रहा है। राज्यों ने भी कई तरह के इंतजाम किए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों ने नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की है, जो दूसरे राज्यों के साथ बात करने के अलावा रेलवे के साथ भी संपर्क में है। दिल्ली ने करीब 19 से ज्यादा नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की है, जो यूपी बिहार से जो मजदूर है उनकी वापसी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने ज्यादा सेल्फ क्वारंटीन सेंटर्स तैयार किए हैं, ताकि मेडिकल स्क्रीन में कुछ मजदूर मिलते हैं तो उनको वहां पे रखा जा सके। यहाँ इसके अलावा जब आप अपने गृह राज्य पहुंचेंगे, वहां से भी आपको आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्यों की होगी। उसके लिए तमाम बस जो है वो बिल्कुल, तो तमाम राज्य सरकारों की तरफ से ये साफ निर्देश दिए गए हैं। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है और अब तक देश में कोरोना की वजह से 1218 लोगों की मौत भी हुई है। बात करें अगर रिकवरी रेट की, 25% के पार ही पहुंचा है। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। दीपाली, डबलिंग रेट जो है वो 11 दिन पर चला गया है, ये बहुत अच्छी बात है। दो चीजें चाहिए आपसे, एक तो हमें अपडेट जानना है आपसे, और दूसरा कोरोना के इलाज को लेकर भी क्या क्या तैयारियां हैं उसको लेकर भी क्या खबर है आपके पास, बताएं दीपाली। बिल्कुल, अगर डबलिंग डेज की बात करें कविता, तो लॉकडाउन से पहले ये 3 से 4 दिन था और अब ये 11 से 12 दिन हो गया है। राहत की खबर है। एक और अच्छी खबर मैं आपको बताऊं कि जो स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या है वो करीब करीब 10,000 के पास पहुंचने लगी है। 9,950 लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। इसी की वजह से जो रिकवरी रेट है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम कुल पॉजिटिव संख्या की बात करें तो वो 37,000 के पार जा चुकी है और एक्टिव केसेस जो हैं वो भी 26,000 के पार जा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार का यह मानना है कि ये जो संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है उसकी वजह यह है कि अलग अलग राज्यों के स्तर पर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है। इसी के चलते जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इलाज के लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उन्हें किसी तरह की किल्लत ना हो, और वहीं अभी जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है HCQ टैबलेट, उसकी किल्लत ना हो, क्योंकि भारत कई देशों में भी इसको भेज रहा है। क्योंकि फिलहाल की देखा जाए तो एहतियात के तौर पर यही टैबलेट है जो एक कंज्यूम की जा सकती है, वो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही। तो सरकार की तरफ से यह आंकड़ा दिया गया है कि अगर हम मार्च की बात करें तो HCQ टैबलेट है उसका उत्पादन करीब 12 करोड़ का हो रहा था, लेकिन अब अप्रैल के अंत तक इसका उत्पादन दुगना कर दिया गया है। अभी जो संख्या दी गई है वो 30 करोड़, यानी कि देश में 30 करोड़ HCQ टैबलेट का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से जो सबसे बड़ी मांग है वो है PPE किट की, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो हर एक पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी सरकार ने बताया कि देश में PPE की जो अधिकतम मांग है वो 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 2.25 करोड़ के आसपास PPE का ऑर्डर दे दिया है और साथ ही साथ देश में भी इसके उत्पादन को बढ़ाया जा चुका है। लास्ट में मैं आपको दिल्ली की स्थिति बताना चाहूंगी कविता। यहाँ
पर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 223 नए पॉजिटिव मामले दिल्ली में सामने आए हैं। हालांकि एक राहत की खबर यह भी है कि 3 जोन जो पहले कंटेनमेंट एरिया के अंदर आते थे, अब उन्हें डीकंटेन किया गया है। इसमें मंसार अपार्टमेंट, वर्धमान अपार्टमेंट्स और मयूर ध्वज अपार्टमेंट, ये 3 एरिया ऐसे हैं जिन्हें अब कंटेनमेंट जोन से निकालकर बाहर कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 28 दिन में यहां पर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। तो ये फिलहाल अपडेट मेरी तरफ से। हम अपडेट्स के लिए कोरोना संकट के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 3 मई यानी कल कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना एक फ्लाइट पास श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच करेगी और इस फ्लाई पास में ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। नौसेना भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अपने जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी। आर्मी लगभग हर जिले में कोविड अस्पतालों के पास माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देगी। On the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the 3 services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypasts will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals. आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन कैसे खत्म हो और लॉकडाउन का भारतीय कारोबार जगत में किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इस पर CNBC TV 18 CII ने एक सर्वे किया है। क्या कुछ निकल के आया है सर्वे में से, हाइलाइट्स बताने के लिए हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो सर्वे में अहम बातें क्या निकल कर आई हैं, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, हमने जो सर्वे किया है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसमें हमने कोशिश ये की कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी राय जानी जाए, उन पे फोकस किया जाए। तो करीब 250 टॉप CEOs जो हैं उनको हमने शामिल किया। जो हमने क्राइटेरिया बनाया था उसमें हमने कोशिश ये करी थी कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको शामिल किया जाए। तो 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली जो कंपनियां थी उनकी संख्या, जो कुल संख्या थी उसमें से 46% है, और 100 से 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों की संख्या 20%, 500 से 1000 करोड़ की कंपनियों की संख्या 13% और 1000 से ऊपर की कंपनियों की संख्या 20% के आसपास हमने रखी, जिससे कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जहां पे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उस पे ज़्यादा व्यू मिल पाए। तो हमने उनसे पहला सवाल पूछा कि धीरे धीरे लॉकडाउन को जो है रिलैक्स किया जा रहा है, इसका क्या असर आप बिजनेस पे देखेंगे। तो इसमें 76% लोगों का ये राय निकल के आई कि ये एक बहुत बढ़िया कदम है और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी जहां एकदम ठप है वहां थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अगर धीरे धीरे करके रिलैक्स किया जा रहा है। तो फिर इसका क्या पॉजिटिव असर बिजनेस सेंटीमेंट के तौर पे देखेंगे तो 86% लोग मानते हैं कि ये सेंटीमेंट को बहुत तेजी से पॉजिटिव करेगा और कामकाज जैसे जैसे शुरू होता जाएगा आगे वो उसको बदल के रख देगा। कितना समय लगेगा कारोबार को पूरी तरीके से सामान्य होने में, जब हमने इस सवाल को पूछा तो उन CEOs का ये कहना था कि 6 महीने से कम समय में ये सामान्य हो जाएगा, ऐसा मानने वाले केवल 16% लोग हैं। 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा, ऐसा मानने वाले 54% से ज़्यादा लोग हैं। यानी ज़्यादातर की राय ये है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में पूरा बिजनेस सामान्य हो पाएगा और 1 साल से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, ऐसा 30% लोग के करीब मानते हैं। तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी समय लगेगा बिजनेस को नॉर्मलाइज होने में। नीरज, एक और सवाल जो कि खासतौर से नौकरियों पर है और सैलरीज जुड़ा हुआ है, CEOs ने इस मुद्दे पर सर्वे में क्या राय दी है, ये जानना काफी अहम है।
कर्मचारियों की क्या नौकरियों पे असर पड़ेगा? 29% लोग मानते हैं, सीईओज मानते हैं कि नौकरियों पे असर पड़ेगा, लेकिन 71% लोगों को लगता है कि लोगों की नौकरी में कोई असर नहीं आएगा और नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। थोड़े बहुत कट्स हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी का फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि अगर नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा तो क्या सैलरी कटेगी? तो उस पर जो है 37% लोगों की राय अभी बन नहीं पाई है कि एक्चुअल में सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी। राय नहीं बन पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था। और 28% लोगों को लगता है कि सैलरी नहीं कटेगी, केवल 34% लोगों को लगता है कि सैलरी कट सकती है। तो यानी अभी भी मेजॉरिटी को लगता है कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है कि सैलरी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम जो इस समय सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कर्मचारी लोग, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ावा मिलेगा क्या? जैसा कि एक बड़ी कंपनी ने ऐसा बोला भी है। तो इसमें देखिए बड़ा दिलचस्प रिजल्ट निकल के आया। 36% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आगे बढ़ेगा। 32% लोगों को लगता है कि नहीं बढ़ेगा और 31% लोगों को लगता है कि अभी पता नहीं है। तो यानी मोर देन 1/3 आप कह सकते हैं कि लोग इस राय के बन चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सर्वे की हाइलाइट्स आपने हमें दी है, लेकिन तमाम अपडेट्स आगे भी आपसे लेनी है नीरज, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद